आदिवासी समाज का इतिहास सदियों पुराना है। ये समाज अपनी जीवन शैली, अपनी विशिष्टता, अपने मूल्य और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। आज हम मौजूद हैं डिंडौरी जिले के शहपुरा के बरगांव में जनजाति कल्याण केंद्र। जनजाति कल्याण केंद्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आदिवासी क्षेत्र का कल्याण करना। इस क्षेत्र की अधिकतर जनजाति जो है वो आदिवासी बाहुल्य है और जनजातीय कल्याण केंद्र के माध्यम से इन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। तो आपको लिए चलते हैं इस अद्भुत सफ़र पर और जानते हैं कि आखिर कैसे जनजाति कल्याण केंद्र के द्वारा आदिवासियों को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नर्मदा नदी की प्रेरणा से जन्मी एक सामाजिक चेतना ने मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचलों में एक नई आशा का संचार किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा प्रकल्प ने साल 1995 में जनजातीय कल्याण केंद्र ने इस प्रेरणा को साकार करते हुए आदिवासी बच्चों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया। तो इस तरह जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आखिर ये खेल कौन सा है। तो ये भारत के प्राचीन खेल, इसे मलखंब कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी खिलाड़ी जो हैं मलखंब के मौजूद हैं और ये सभी बैलेंसिंग बनाते हुए अपनी प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक वर्टिकल पोल पर होने वाले भारतीय जिम्नास्टिक ने पहली बार बर्लिन 1936 ओलंपिक के दौरान पूरी दुनिया का ध्यान इसमें आकर्षित किया गया था। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मलखंब एक सीधे खड़े खंबे पर किया गया हवाई योग या जिम्नास्टिक का रूप नजर आता है। इस वक्त एक प्लेयर जो कि मलखंब को कर रहे हैं और साथ में जो साथी प्लेयर हैं वो एक आकृति नुमा प्रैक्टिस करते हुए इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि मलखंब प्राचीन मार्शल आर्ट का एक रूप माना जाता है, जिसका उपयोग पहलवानों और प्राचीन युग के योद्धाओं को ट्रेनिंग के सहायक रूप में नजर आता है। मल का शाब्दिक अर्थ है कुश्ती और खंब का अर्थ है कंबा, यानी दोनों शब्दों को मिलाकर मलखंब कहा जाता है। तो हमने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ यदि आपकी शारीरिक दक्षता बेहतर है तो आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। और कुछ समय हमने पहले देखा कि इतने सब बच्चे थे, इन सब ने प्रैक्टिस करी है, इन्होंने योगा किया, अलग अलग तरह के सूर्य नमस्कार किए। जानेंगे इनके कोच से कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या क्या है। ये बताइए, सबसे पहले जिन्होंने कराटे किया था, क्या कहते हैं उसको? अपने पुराने समय में, प्राचीन समय में जिसको जो है कराटे नियुद्ध के नाम से जाना जाता है, जो बिना अस्त्र शस्त्र के सेल्फ डिफेंस के कर सकते हैं। जी। और इसके अलावा ये बताइए, सूर्य नमस्कार कितना ज़रूरी हो जाता है? सूर्य नमस्कार जितना ज़रूरी हर कार्यक्रम में होता है उतना ज़रूरी अपने, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सबका विकास होता है। और इसके अलावा ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, बच्चों का शेड्यूल क्या रहता है प्रैक्टिस का? नित्य प्रतिदिन सुबह एक्सरसाइज, शाम के जो है प्रैक्टिस, अपने सायं संघ स्थान रहता है 5 से 6 बजे तक जो है अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। कराटे, नियुद्ध, मलखंब, दौड़, खेल, ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह से शिक्षा लगातार आगे बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, उन्हें भी आधुनिक दौर की शिक्षा लगातार मिलनी चाहिए, जिसके चलते कंप्यूटर क्लास जो हैं वो भी यहाँ पर संचालित की जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर टीचर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर बच्चों में कितना एक्साइटमेंट रहता है कंप्यूटर को लेकर खासतौर पर। आप बताइए, जब कंप्यूटर की क्लास यहाँ पर रहती है तो बच्चों में कितना एक्साइटमेंट या कितना उत्साह रहता है कंप्यूटर सीखने को लेकर? बच्चे क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं और इन्होंने पहली बार सिस्टम देखा हुआ है कि कैसा क्या है, सिस्टम क्या है, तो बहुत सारा उत्साह रहता है उनको और वो काफ़ी ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। हम इसमें इनको सारी जानकारी देते हैं कि कैसे हमको लेटर बनाना है, कैसे इंटरनेट का उपयोग करके हम उनकी जानकारी सारी
पूरी जानकारी उनको प्राप्त किया जा सके। जी, ये तो हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे भी आते हैं तो किस स्तर तक का उनको मतलब कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है? उनको पूरा कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी दिया जाए, विशेष करके इंटरनेट के बारे में जानकारी दी जाए। जैसे नई-नई चीज़ें आती हैं अपने जानकारी हैं, अपने पढ़ाई से रिलेटेड है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये सारे चल रहे हैं जो यूट्यूब वगैरह में चल रहे हैं, उनसे उन लोग को लाभ काफ़ी मिल रहा है इस चीज़ का। बेटे का नाम धैर्य गुप्ता है, वो यहाँ पढ़ रहा है नर्मदांचल स्कूल में। मैंने उसको जबलपुर में भी 7th 8th और 9th 3 क्लासों में वहाँ पढ़ाया, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हुआ। और स्कूल जो ज्ञान गंगा स्कूल था वहाँ पे मैंने उसको पढ़ाया, लेकिन सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हुआ। मदर टेरेसा स्कूल शाहपुरा में भी मैंने उसको पढ़ाया, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन जब मैंने लास्ट ईयर जब उसका 10th क्लास था तो मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया नर्मदांचल स्कूल में। उसको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला, यहाँ के टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और वो हमेशा अपडेट रहते हैं। बच्चे एक अनुशासन में बच्चे आ गए, एक संस्कार सीख गए बच्चे, तो यहाँ मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इवन उसके लास्ट ईयर में 60-65% बनते थे, इस बार उसने 90% यहाँ पे 10th में परसेंटेज बनाए। तो सारे स्टाफ का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है और बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं संतोष अग्रवाल, मेरी बेटी आशिता अग्रवाल 7th स्टैंडर्ड से इस स्कूल में पढ़ाई कर रही है। आज 12th में उसने 90% बनाए हैं। इसके लिए स्कूल का और स्कूल स्टाफ का और सभी का धन्यवाद। मेरे बेटे का नाम है देवांश साहू। यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। मेरे बेटे का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ का माहौल अच्छा रहा, सभी टीचरों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। मैं अर्चना झारिया, मेरी बेटी अक्षता झारिया जो यहाँ 6th क्लास से अध्ययन कर रही है और वर्तमान में 12th क्लास में। और इस विद्यालय जब से मैं जुड़ी हुई 6th क्लास से जब से थी, सारा स्टाफ कोऑपरेशन में बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई है यहाँ पे। और मैं पूरी तरह से इससे संतुष्ट हूँ और आगे भी चाहती हूँ कि इस विद्यालय में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सब ऐसे ही अच्छे अंकों से पास होकर आगे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें और विद्यालय भी अग्रसर होता रहे। अच्छे से अच्छे नंबरों से बच्चों को पास कराने के लिए सब बच्चों से उनका कोऑपरेशन अच्छा रहे टीचरों का। ये मैं यही कामना करती हूँ कि सब आगे अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, विद्यालय को सफलता मिलती रहे। मैं मनीष कुमार साहू, मेरी बेटी प्रिंसेस साहू यहाँ पर 12th क्लास से पढ़ रही थी। वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई है और यहाँ पे पढ़ाई वगैरह अच्छा हो रहा था और सभी टीचर जो अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे, इसलिए इनका रिजल्ट भी अच्छा आया है। मैं कमलेश कुमार गौलिया, मेरी बेटी दिव्यांशी गौलिया, पुत्र शिवांश गौलिया। शिवांश कक्षा 5वीं, दिव्यांशी कक्षा 10वीं में थी। दोनों अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं। बस टीचरों के अच्छा सहयोग मिला जिससे कि बच्चे अच्छे मार्क्स लेके उत्तीर्ण हुए। मेरा नाम एकांश अग्रवाल है और मेरी बहन ऊर्जा अग्रवाल। हम लोग 2017 जब से स्कूल चालू हुआ तब से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और टीचर्स का काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा है। और इस स्कूल में पढ़ाई के अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ों से जुड़ाव, और बहुत ही अच्छा वातावरण है स्कूल का। बस यही कहना चाहूँगा कि मेरी बहन भी आगे बहुत अच्छे से पढ़ाई करे इस स्कूल के साथ। और मैंने इस स्कूल में 10th तक स्टडी किया, फिर उसके बाद मैं 11th 12th भी मैं इसी स्कूल में था, लेकिन मैंने JEE की तैयारी की और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा मेरा। 98.23 परसेंटाइल बने और उसी के साथ 12th में 87% बनाया मैंने इसी स्कूल से पढ़ते हुए, और बहुत ही अच्छा सहयोग था टीचरों का। तो आज हम जनजाति कल्याण केंद्र डिंडौरी के शाहपुरा के बरगांव में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से आदिवासी जनजाति को लगातार आगे बढ़ाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, नर्मदांचल विद्यापीठ स्कूल है जहाँ पर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक अच्छा नागरिक बनाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर स्कूल में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे स्कूल के बच्चों को नहीं दी जाती है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और बताइए कि हमारे स्कूल में क्या कुछ खास है। हमारे स्कूल में हम ये चाहते हैं कि हमारी जनजातीय क्षेत्र में जो शिक्षा है जो महानगरों में दी जा रही है, और वो शिक्षा से हम यहाँ के बच्चे जो हैं हमारे वो वंचित ना रह सके, उस शिक्षा से हम उस परिकल्पना से हमने इस विद्यालय का निर्माण किया है और इसी परिकल्पना को हम साकार करने के लिए लगे हुए हैं।
और धीरे धीरे यह प्रयास हमारा चलता रहेगा। हमारे वर्तमान में हमारे जो छात्र हैं वो भी यहाँ से काफ़ी अच्छे कुछ सीख के जा रहे हैं। नवोदय में सिलेक्शन हुआ है उनका, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, JEE में भी हमारे यहाँ के एक कांश अग्रवाल हैं, उनका चयन हुआ है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक छात्र नहीं बल्कि हमारे पूरे देश में हमारे नर्मदांचल विद्यापीठ का नाम हो। और मेरा एक ये उद्देश्य है कि अभी तो हमारे वर्तमान में 421 छात्र हैं और इस संख्या को, मेरा जो लक्ष्य है वो 1000 तक लेके जाने का है। और इस जिले में हम ऐसी पहल करना चाहते हैं कि हमारे स्कूल की फ्रेंचाइजीज हों नर्मदांचल विद्यापीठ की। मैम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कई ऐसे क्रिश्चियन स्कूल हैं, कई ऐसे बड़े स्कूल हैं जहाँ से पेरेंट्स निकाल के हमारे स्कूल में डाल रहे हैं, हाँ, इसका क्या आशा है, क्या समझा जाए इससे? सर, हमारे वर्तमान समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे होते हैं वही भविष्य निर्माता हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा राष्ट्र है, जो सुसंस्कृत राष्ट्र की हम परिकल्पना कर रहे हैं, उस परिकल्पना को हमारे ये बच्चे पूर्ण करें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और ये जो क्रिश्चियन स्कूल हैं जिससे हमारी संस्कृति को आघात पहुंच रहा है, और उस संस्कृति के लिए हम एक नॉलेज देने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, यहाँ के बच्चे हमारे पहले बुजुर्गों के पैर पड़ना, अपने धार्मिक चीज़ों को ज्ञान थोड़ा कम हो रहा था, है ना, वो बच्चे वो जान नहीं पा रहे थे। तो हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे उन सब चीज़ों पे करें। और हमारे बच्चे आज विद्यालय आते हैं तो पैर पड़ के माता पिता के आते हैं और अपने सारे जितने धार्मिक आयोजन हैं बच्चों को उनका नर्मदाष्टकम, रामाष्टकम, ऐसे अपने सारी चीज़ों का भी नॉलेज है, अपने ईश्वर के प्रति जो आस्था है उस पर ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन है। ये माना जा सकता है कि न सिर्फ शिक्षा, अगर हम बात करें धर्म की या हमारे संस्कारों की बात करें तो स्कूल में संस्कार भी दिए जा रहे हैं। हमारे जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव के अंतर्गत नर्मदांचल विद्यापीठ की शुरुआत 2019-20 में शुरुआत हुई। 180 बच्चों के साथ 6वीं से 8वीं कक्षा तक की क्लास लेकर हमारा 2021 में पहली से 9वीं तक की कक्षा की शुरुआत की और छात्र संख्या 227 के लगभग बढ़कर पहुंची। हमारे विद्यालय का 100% रिजल्ट रहा 8वीं कक्षा में। और कोरोना काल में हमारे जो शिक्षक हैं वो ग्राम बाकी, बरगांव और करौंदी में जा करके उन्होंने पढ़ाया। इसके अलावा हमारा आगे आने वाले समय में एनसीसी छात्र और छात्राओं के लिए खोलने का लक्ष्य है। सीबीएसई इस साल से हमारा शुरू हो रहा है। हम उसे प्राथमिक में यानी नर्सरी से लेकर 5वीं तक की कक्षा में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो एकांश अग्रवाल ने जेई जो एडवांस है उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। 2 बच्चों का हमारे नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, कान्हा और देवांश का, और 1 बच्चे का सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ से काफ़ी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों में सर्वांगीण विकास करना और संस्कारित शिक्षा को देना। दूसरा, हमारे यहाँ नए विद्यालय की शुरुआत इस सत्र से होने की संभावना है। माननीय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी के जनजाति कल्याण केंद्र नर्मदांचल भ्रमण में संवाद के दौरान जनजातीय बच्चे के द्वारा एक प्रश्न किया गया कि विधानसभा की कार्यवाही कैसे होती है और अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, कैसे बनते हैं। इस पर उन्होंने बड़ी उदारता से उन बच्चों को कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया। उस यात्रा को हम लोग लेकर 65 बच्चों को लेकर भोपाल गए हुए थे और विधानसभा की कार्यवाही दिखाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई, उनके साथ अल्पाहार हुआ और उस बच्चे को
उनकी रुचि के अनुसार एक अभूतपूर्व घटना के साथ जनजाति बच्चे को, नीलेश वनवासी को अपनी चेयर पर बैठालकर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घटना कारित की थी और उसमें हमारे नर्मदांचल विद्यापीठ का एक बहुत बड़ा नाम हुआ। मैं डॉक्टर S.K. वाजपेयी, सचिव जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव। हमारे इस केंद्र में एक विशेष परियोजना का प्रारंभ किया गया है, सिकल सेल नियंत्रण परियोजना। उसका मैं समन्वयक भी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की का संकल्प है कि एक विशेष क्षेत्र में भारतवर्ष के लोगों से इस बीमारी, जिसका नाम सिकल सेल एनीमिया है, इसका पूर्णतः उन्मूलन किया जाना है। और इसी कार्यक्रम के तहत हमारे जनजाति कल्याण केंद्र में NTPC के CSR मद से वित्त पोषण से 30 जुलाई 2024 को सिकल सेल नियंत्रण परियोजना प्रारंभ की गई। वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण देश में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से इस कार्य को संपादित किया जा रहा है, परंतु हमारे जनजाति कल्याण केंद्र को भी इस महायज्ञ में आहुति देने का मौका मिला है। हमारे परियोजना क्षेत्र में डिंडोरी ज़िले के साथ साथ आसपास के ज़िले जैसे शहडोल, उमरिया, अनूपपुर को भी हमने शामिल किया है। इस पूरी स्क्रीनिंग कार्य में हम 40 वर्ष तक के लोगों का स्क्रीनिंग करेंगे और हमने लगभग इसके लिए 3,12,000 लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा है। इस स्क्रीनिंग को काम करने के लिए हमने, हमारा दल जो है उसमें एक चिकित्सक, 4 हमारे लैब टेक्नीशियन, 2 काउंसलर जिसमें एक महिला एवं एक पुरुष है, एवं एक कंप्यूटर ऑपरेटर को समाहित किया है। अभी हमने जो स्क्रीनिंग शुरू की थी सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी के लिए, उसमें हमने सबसे पहले जो हमको राष्ट्रीय हेल्थ मिशन NHM के माध्यम से जो हमको विकासखंड आवंटित किए गए थे, उसमें डिंडोरी ज़िले के शहपुरा एवं डिंडोरी ब्लॉक थे। हमने सर्वप्रथम शहपुरा ज़िले में संपूर्ण स्क्रीनिंग का कार्य पूर्ण किया है। अभी तक यदि हम अपने कार्य के विवरण की बात करें तो हमने लगभग 41,947 लोगों की स्क्रीनिंग की है, जिसमें हमको अभी तक 292 रोगी लोगों का पता चला है। इसमें एक स्थिति रोग वाहक की भी होती है, जो लगभग 5,616 लोग हमको रोग वाहक के रूप में मिले हैं, और जिन लोगों में किसी तरह की ये सिकल सेल की बीमारी नहीं पाई गई है वो 36,039 लोग हैं। डिंडोरी जिले के बड़े गांव स्थित जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल ने स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से आदिवासी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह केंद्र पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यही ड्राइविंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण, दोना पत्तल जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जनजातीय कल्याण केंद्र की मुख्य मकसद आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है, जिसके लिए केंद्र ने आसपास रहने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन बच्चों के लिए यहाँ छात्रावास भी हैं, जिनमें छात्र और छात्राएं रहते हैं। समग्र विकास की दिशा में अग्रसर बच्चों के लिए खेल कूद के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह केंद्र डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रावास और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जो आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। यहाँ मौजूद शिक्षा के मंदिर नर्मदा विद्यापीठ में बच्चों की
शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से अपना परचम लहरा रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ दूर स्कूलों से निकालकर शिक्षा दिलवा रहे हैं और बेहतर टीचिंग स्टाफ की मदद से अच्छे अंक भी ला रहे हैं। जनजातीय कल्याण केंद्र समय समय पर स्वास्थ्य कैंप को भी आयोजित करता रहा है। कैंप के जरिए गांव-गांव बीमारियों की जानकारी और उनके बचाव के विषय में बताया जाता है। इसके अलावा परिषद स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैविक कृषि के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। खेती किसानी को देखते हुए यहाँ समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका किसानों को लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी जुबानी भी चलिए सुन ही लेते हैं। मैं जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव महाकौशल में कृषि समिति के अध्यक्ष हूँ, जैविक कृषि समिति के अध्यक्ष हूँ। और कृषि वैज्ञानिकों से मैं पहले सोच भी नहीं पा रहा था, आज जो है जनजाति कल्याण केंद्र के माध्यम से जो है बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों को और किसानों को गांव में भ्रमण करने के लिए वैज्ञानिकों को ले जाते हैं और वैज्ञानिक भी सहयोग करते हैं। हमने जबलपुर में भी 2-3 बार भ्रमण हुआ है और अमरकंटक विश्वविद्यालय में कृषकों को भ्रमण करवाया और उससे थोड़ा परिवर्तन आने की स्थिति आ रही है। मैं खुद सब्जी उत्पादन का कार्य करता हूँ, 1 एकड़ में सब्जी लगाता हूँ और कल्याण केंद्र में भी मैं सहयोग करता हूँ सब्जी लगाने का। यहाँ भी 2 एकड़ में हम सब्जी लगाते हैं और वो सब्जी पूरी तरह जैविक रहता है। इसमें अपने कृषि वैज्ञानिकों का पूरा सहयोग रहता है। भाई साहब, मैं मोहन बनवासी, जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव, यहाँ से 10-15 साल हो गए जुड़े और अपन तो उसको कोदो कुटकी के बारे में यहाँ वैज्ञानिक भी आते हैं, कोदो कुटकी के बारे में समझाते हैं और हमको क्या तैयारी करना है, क्या लाभ मिलता है, ये सारी चीज़ समय समय पर वैज्ञानिक लोग प्रशिक्षण देते हैं। उनका लाभ हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों को अधिक से अधिक हो। कोदो कुटकी एक ऐसा फसल है जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत अच्छा भी है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक और ये जनजाति कल्याण केंद्र द्वारा किसानों को समय समय पर भारी सहयोग और सब कुछ होता है। भाई साहब, मेरे नाम श्रीमती देवकी टेकाम है। मैं कृषि समिति की सदस्य हूँ बरगांव कल्याण केंद्र महाकौशल में। हमें सभी कृषकों को बहुत अच्छे बढ़ोतरी के रूप में सहयोग मिल रहा है। हर कृषक को कि यहाँ से अच्छे से जानकारी मिल रही है। ये जानकारी कितनी ज़रूरी हो जाती है? जैसा कि आपने बताया आप सदस्य हैं, दूसरी महिला जो किसान है वो भी आके आपसे सवाल जवाब करती होंगी, कितना ज़रूरी हो जाता है सब? सर, इसमें भी कि जो हम लोग नहीं जानते हैं वो हर चीज़ यहाँ बताई जाती है कृषि के बारे में, उससे हमारी बढ़ोतरी और अच्छे से होती जाती है। तो कुल मिलाकर एक कहा जा सकता है खेती किसानी में फ़ायदा नज़र आने लगा है। जी, अच्छे से हर चीज़ में फ़ायदे आ रहे हैं, जैसे सब्जी कृषि के बारे में हर चीज़। मेरा नाम मनोहर लाल साहू है और विगत वर्षों से जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। नर सेवा नारायण सेवा है, यही मूल मंत्र को लेकर हमने समाज में सेवा का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 8 अगस्त 1995 से जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव सेवा के क्षेत्र में समाज के लोगों के पास संपर्क स्थापित कर अनवरत रूप से अपना कार्य कर रहा है।
जैसा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, चारों तरफ पर्वतमालाएं हैं और केंद्र के चारों तरफ लगभग 20-25 किलोमीटर के दायरे में पथरीली ज़मीन है। पथरीली ज़मीन को उपजाऊ बनाने का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और यह चुनौती भी प्रकल्प ने स्वीकार किया है। अनवरत रूप से आसपास के गांव के कृषक बंधुओं को केंद्र में बुलाकर जैविक कृषि का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैविक खाद निर्माण की विधि बताई जाती है और उसका परिणाम ये देखने में आया कि धीरे धीरे ये जो पथरीली ज़मीन यहाँ जनजाति कृषक बंधुओं के लिए जो एक प्रकार से अभिशाप है, वो अभिशाप इसलिए कि हमारे कृषक बंधु मेहनत ज़्यादा करते हैं, उत्पादन कम होता है। तो यह जैविक कृषि का जो प्रशिक्षण है, इस चुनौती के सामना करने में हमको काफ़ी मदद कर रहा है और जैविक कृषि की अवधारणा, जैविक खाद का प्रयोग धीरे धीरे इस पथरीली भूमि को उर्वरक बना रहा है। इसके लिए हमने मृदा परीक्षण भी कराया है कि हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं जैविक खाद का, उससे मिट्टी के उर्वरक शक्ति में कितना अंतर आ रहा है। हर्ष की बात यह है कि उर्वरक शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी प्रकार नर्मदा की प्रेरणा से शुरू हुई यह यात्रा आज आदिवासी समाज के समग्र विकास का प्रतीक बन चुकी है, जो कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मान की ओर अग्रसर कर रही है।